करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आप ऐसे सर्किट सोल्व करते हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस होता है और क्या होता है, रेजिस्टर्स होते हैं और बैटरीज होती हैं। फिर कैपेसिटर वाले सर्किट में सिर्फ ऐसे सर्किट सोल्व करते हो जिसमें कैपेसिटर होगा और उसको चार्ज करने के लिए बैटरी होगी। हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हम ऐसे सर्किट हम पढ़ना चाह रहे हैं जहाँ पर रजिस्टर और कैपेसिटर ये दोनों कनेक्टेड होंगे। तो इन सर्किट को बोलते हैं आरसी सर्किट, जिसमें रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों होते हैं। ठीक है, तो आरसी सर्किट को देखो 3 फेज़ में पढ़ा जाता है। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं कि शुरू में हम जो कैपेसिटर रखते हैं वो अनचार्ज रखते हैं, कि मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं है। हमने क्या किया कि एक सर्किट में एक बैटरी लगाई, उसमें एक रजिस्टर लगाया, ठीक है, और इसमें एक कैपेसिटर लगा दिया और कैपेसिटर अनचार्ज रखा है, और ये है हमारा स्विच। तो इसको हम 3 फेज़ में पढ़ते हैं। पहला फेज़ क्या होता है? पहला फेज़ होता है जैसे ही मैंने स्विच को बंद कर दिया कि उस टाइम पे इस सर्किट के अंदर क्या करंट बहने लगेगा, क्या करंट फ्लो करेगा, क्या इसके ऊपर चार्ज स्टोर हो जाएगा। तो सर्किट हम सोल्व करते हैं कब? सर्किट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, और वी से एट टाइम t इक्वल टू 0, जैसे मैंने स्विच बंद कर दिया। दूसरा फेज़ ये होता है कि स्विच बंद करने के बाद इसको थोड़ी देर ऐसे ही हम छोड़ देंगे तो कैपेसिटर चार्ज होते रहेगा। तो इन्फानाइट टाइम के बाद कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, कंप्लीटली चार्ज हो जाता है। तो सेकंड जो फेज़ है वो क्या है? सर्किट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच फॉर ए लॉन्ग टाइम या इन्फानाइट टाइम, कि स्विच को मैंने बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक इसको बंद रखा तो इसको बहुत टाइम मिल गया चार्ज होने के लिए, या उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट। ठीक है। तीसरा फेज़ क्या है कि किसी भी एक जनरल टाइम के ऊपर, एट एनी जनरल टाइम t, कि वो जैसे स्विच बंद किया और जो ये स्टेडी स्टेट आया उसके कोई बीच वाला टाइम है। ठीक है, तो ये हो गया t इक्वल टू 0 वाला टाइम, पहला फेज़। फिर हम सेकंड फेज़ पढ़ते हैं कि इन्फानाइट टाइम के बाद, और फिर तीसरा होता है जनरल टाइम t। ठीक, तो सबसे पहले पहले फेज़ के बारे में जानते हैं कि सर्किट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच और टाइम t इक्वल टू 0। देखो अभी ये कैपेसिटर कैसा है? ये कैपेसिटर अनचार्ज है, तो जैसे ही मैं स्विच बंद करूँगा तो कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा। तो कैपेसिटर चार्ज तब हो सकता है जब यहाँ से कोई एक चार्ज निकल के बैटरी के थ्रू यहाँ पास होके यहाँ पर स्टोर हो जाए। अभी इसके ऊपर 0 चार्ज है, तो ये चार्ज क्या करेगा? यहाँ से निकल के ऐसे जाएगा और इस वाली प्लेट पे स्टोर होने लग जाएगा। तो ये कैपेसिटर क्या करेगा कि इसमें चार्ज फ्लो कराएगा। सर्किट में चार्ज फ्लो होगा तो करंट फ्लो होगा। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि द अनचार्ज कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग और स्टार्ट स्टोरिंग चार्ज और एनर्जी। अगर वो चार्ज होने लगेगा, चार्ज स्टोर करेगा तो एनर्जी भी स्टोर करेगा। सो इट अलाउज द करंट टू फ्लो थ्रू द सर्किट। ये जो कैपेसिटर है ये क्या करेगा? ये करंट को फ्लो होना शुरू कर देगा। तो अनचार्ज कैपेसिटर विल एक्ट एज ए प्लेन वायर। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये अनचार्ज कैपेसिटर हटा के इसके साथ इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं? प्लेन वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, रिप्लेस दी अनचार्ज कैपेसिटर बाय अ प्लेन वायर एंड देन सोल्व द सर्किट एज बिफोर। ठीक, जैसे मान लो कि अगर हमसे पूछा गया कि जैसे स्विच बंद कर दिया गया है तो सर्किट के अंदर क्या करंट फ्लो हो रहा है, कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है, तो हम क्या करेंगे? हम कैपेसिटर को हटाएंगे और उसको प्लेन वायर से रिप्लेस कर देंगे। जैसे ये एक पहला क्वेश्चन है, इसने क्या बोला कि ऐसे कैपेसिटर है 6 माइक्रोफेराड, ये 10 ओम और 20 ओम के साथ ऐसे लगा हुआ है, और ये 2 वोल्ट की बैटरी है और ये स्विच है। फाइंड करंट थ्रू द बैटरी एंड 10 ओम रेजिस्टेंस जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। जैसे ही मैंने स्विच को बंद कर दिया तब इसके अंदर कितना करंट फ्लो करना शुरू किया, और इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, मतलब बैटरी से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच में क्या करोगे? ये जो कैपेसिटर है उसको प्लेन वायर से रिप्लेस करोगे। तो हमारा जो नया डायग्राम बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? इसको हटा के एक प्लेन वायर लगाना है। ये क्या, ये हो गया हमारा रजिस्टर, ये हो गया 2 वोल्ट, ये स्विच मैंने बंद कर दिया, ये 20 ओम, ये 10 ओम, और ये हो गया प्लेन वायर। अब देखो रजिस्टर के अक्रॉस एक प्लेन वायर लगा हुआ है, तो होगा क्या? यहाँ से अगर बैटरी से करंट जा रहा है आई, तो ये करंट यहाँ पर और यहाँ पर जा सकता था, लेकिन ये क्या है? प्लेन वायर है, तो सारा का सारा करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगा, फिर यहाँ से फ्लो हो जाएगा। तो इसमें करंट कितना जाएगा? इसमें करंट 0 चले जाएगा, क्योंकि 10 ओम का जो रजिस्टर हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। उसके अक्रॉस मैंने प्लेन वायर लगा दी। ठीक, तो इस पूरे को अगर हम हटाएं, इस पूरे को हटा के एक वही प्लेन वायर लगा सकते हो, इसमें कोई करंट तो है नहीं। तो हमारा जो फिर से डायग्राम बन जाएगा वो ऐसे बनेगा कि इसमें करंट गया 0,
2 वोल्ट 20 ओम। ठीक है, तो जो करंट इसमें चले जाएगा वही इसमें जाएगा और वैसे ही इसमें फ्लो कर जाएगा। ठीक, तो पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है? करंट आई विल बी, बैटरी हो गया 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस हो गया 20, तो 2/20 0.1 एम्पियर। 10 ओम में से कितना करंट गया? 0। तो हमने क्या किया, जैसे स्विच बंद किया, कैपेसिटर हटाया, उसकी जगह क्या लगाया? प्लेन वायर लगाया, और देन हमारा जो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला फॉर्मेट जो होता था वैसे ही हम सर्किट सोल्व करेंगे। इसमें सेकंड क्वेश्चन कि हमारे पास एक सर्किट ऐसा दिया हुआ है जिसमें 3 ओम रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं और एक 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है, 15 वोल्ट की बैटरी और ये स्विच है। क्वेश्चन इज फाइंड करंट थ्रू द सर्किट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। अगेन जैसे स्विच बंद किया उसके बाद कितना करंट फ्लो होता है, हमें वो निकालना है। तो हम ये कैपेसिटर को हटा के क्या करेंगे, एक प्लेन वायर लगाएंगे। तो हमारे पास जो नया सर्किट बना वो कैसे बनेगा कि ये पूरा सर्किट एज इट इज़ इसको प्लेन वायर से रिप्लेस करेंगे। ये प्लेन वायर, $15 वोल्ट, ये 3 ओम 3 ओम 3 ओम। तो हमें निकालना है इस बैटरी से कितना करंट फ्लो होता है। अब देखो इसको तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसे सोल्व करते थे वैसे ही करेंगे कि ये क्या हो गया, दिस बाय दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो ये क्या हो गया, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया तो इसमें करंट कितना जाएगा, इसमें करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको तो हम हटा सकते हैं। तो इसके बाद हमने जो नया सर्किट बनाया वो ऐसे बनाया कि इसको हमने हटा दिया तो सर्किट कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये 3 15 वोल्ट, ये हो गया 3 3 3 3 और इसमें से हमें करंट निकालना है। अगेन ये 3 और 3 कंबाइन करके 6 हो जाएगा, ये 3 और 3 कंबाइन करके 6, ये सीरीज़ में और ये आपस में पैरेलल में। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा वो ऐसे बन जाएगा, 6 और 6, ये दोनों 6 और 6 कंबाइन करके कितना बना देंगे, 3 ओम, 15 वोल्ट। और इसमें से हमें करंट पूछा है तो आई विल बी 15/3 5 एम्पियर। ये हमने कैसे किया है कि ये 3 और 3 ये दोनों सीरीज़ में चले गए तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 6 ओम, ये और ये सीरीज़ में हो गए, इसका इक्विवेलेंट 6 ओम, फिर 6 ओम और 6 ओम पैरेलल में। तो 6 और 6 का पैरेलल कितना होता है, 3। तो देखो पहला फेज़ हमें सोल्व करना आ गया कि जैसे ही स्विच बंद कर देंगे तो सर्किट के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें सोल्व करनी है। तो आप कैपेसिटर हटा के उसको प्लेन वायर से रिप्लेस करो और सर्किट आप जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में सोल्व करते थे वैसे करो। इसमें सेकंड फेज़ देखो कि जब मैंने स्विच बंद कर दिया उसको बहुत लंबे टाइम तक ऐसे ही छोड़ दिया तो कैपेसिटर चार्ज हो गया। तो जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। ठीक है, उसके बाद कैपेसिटर फर्दर चार्ज नहीं होता है। तो सेकेंड फेज़ हम क्या कर सकते हैं, तो सेकंड फेज़ हमारा यही रहेगा कि जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया विद टाइम कैपेसिटर गेट्स चार्ज अप टू इट्स मैक्सिमम लिमिट एंड दस इट स्टॉप्स द करंट थ्रू इट। कि मतलब जब वो मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा उसके बाद ये और चार्ज को फ्लो नहीं करवाएगा तो करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा तो करंट 0 हो जाएगा। करंट 0 कब होता है, जब सर्किट ओपन होता है। तो स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, ओपन वायर की तरह, क्योंकि इसमें करंट कितना हो जाता है, 0। तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन रिप्लेस द कैपेसिटर बाय एन ओपन वायर एंड सोल्व द सर्किट। ठीक है, तो आप जो भी कैपेसिटर होगा उसको आप हटा दो, ठीक है, और उसके बाद आप सर्किट सोल्व करो। कब, स्टेडी स्टेट पे या फिर लॉन्ग टाइम के बाद या इन्फानाइट टाइम के बाद, जैसे भी वो दूसरा फेज़ पूछे। तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें हमने पूछा था जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। अब पूछा है फाइंड करंट थ्रू द कैपेसिटर
एंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट। तो एट स्टेडी स्टेट कैपेसिटर विल एक्ट एज ए ओपन वायर, तो इसको हटा देंगे। तो हमारे पास जो सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा, इसको हमने हटा दिया तो ये तो सर्किट का पार्ट नहीं है, तो इसको ऐसे 2 वोल्ट 10 ओम और ये 20 ओम। अब मुझे इसके अंदर से करंट निकालना है, तो ये करंट है, ये दोनों किस में हो गए, सीरीज़ में हो जाएंगे। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा दोनों सीरीज़ में, तो ये हो गया 10 + 20 विच इज़ 30। तो करंट कितना हो जाएगा, आई विल बी 2 बैटरी बाय रेजिस्टेंस, तो 1/15 एम्पियर। अच्छा, सेकंड चीज़ हमसे पूछा चार्ज स्टोर, कि जब स्टेडी स्टेट हो गया तो उसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो जाएगा ना, तो वही चार्ज पूछा है हमसे। तो इस पे चार्ज कितना स्टोर हो जाएगा, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, Q = CV होता है। ठीक है, तो मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल वही होगा जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो मैंने इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है, तो इसको मैंने V1 मान लिया और इसको मैंने V2 मान लिया। तो देखो इसको कैसे सोल्व कर सकते हो, कि आप दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, तो V1/V2, ठीक है, इज इक्वल टू, या आप ऐसे निकाल सकते हो कि आपने करंट निकाल ही लिया है, तो V1 विल बी I × R1, तो ये आ गया 1/15 × 10, तो V1 कितना आ गया 2/5 वोल्ट, 2/3 वोल्ट। ठीक है, तो जो ये पोटेंशियल है वही इसके अक्रॉस है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V1। तो चार्ज स्टोर कितना आ जाएगा, कैपेसिटेंस 6, पोटेंशियल हो गया 2/3, दिस विल बी 4 माइक्रो कूलम। तो कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा, 4 माइक्रो कूलम। ये इसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज है, क्योंकि इसके बाद इसने करंट फ्लो करना बंद कर दिया। तो स्टेडी स्टेट पे हमने कैसे सर्किट सोल्व किया है, हमने कैपेसिटर हटाया, ठीक है, और फिर सर्किट सोल्व किया। एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास सर्किट कुछ ऐसा है, ठीक है, ये सारे 3 ओम, ये वही हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हमें निकालना है कि जब स्विच बहुत टाइम तक बंद हो गया तो स्टेडी स्टेट अचीव हो गई, तो उसमें बैटरी से कितना करंट जा रहा है और साथ में कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर हो गया। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट पे क्या करोगे, कैपेसिटर हटा दोगे। तो कैपेसिटर अगर मैंने हटा दिया तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो सेक्शन रह जाएगा ये कैसा चले जाएगा, ओपन में। तो मतलब ये सर्किट का पार्ट ही नहीं है, कि आप जब कैपेसिटर हटा दोगे तो ओपन वायर हो जाएगा, तो ये क्या चल जाएगा, रेजिस्टेंस ओपन में हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट नहीं है। तो हमारा जो सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसे होगा कि ये 3 ओम, वोल्ट, 3 ओम, 3 ओम, 3। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है करंट थ्रू दी बैटरी। तो ठीक है, ये दोनों किस में आ गए, ये दोनों सीरीज़ में आ गए, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 ओम। ठीक है, ये 6 ओम इस 3 के साथ पैरेलल में चले जाएगा, ये ऐसे है, ये 15 वोल्ट 3, ये 6 ओम और ये 3 ओम, इन दोनों का पैरेलल 2 हो जाएगा। सिक्स इंटू 3 R1 × R2 डिवाइड बाई R1 + R2, ये कितना हो गया 2 ओम। ये 2 ओम और ये 3 ओम सीरीज़ में हो जाएंगे, तो R इक्विवेलेंट जो बनेगा ये 3 ओम, 2 ओम और ये 15 वोल्ट। तो इस पूरे सर्किट में R इक्विवेलेंट कितना हो गया, R इक्विवेलेंट हो गया 2 + 3 5 ओम, बैटरी 15 की, तो करंट कितना फ्लो करता है 15/5 3 एम्पियर। मतलब इस सर्किट में 3 एम्पियर का तो करंट फ्लो कर जाएगा।
अभी जो 3 एम्पियर है वो यहाँ जाके बढ़ जाएगा, तो हम ठीक है इसको यहाँ शो कर सकते हैं कि जो 3 एम्पियर करंट है उसमें से I1 करंट यहाँ चला गया और I2 करंट यहाँ चला गया, और यहाँ पर अगेन ये दोनों मिलेंगे तो दोबारा से यहाँ पे कितना फ्लो होने लगेगा, 3 एम्पियर। तो अगर हमसे हर सर्किट में हर रेजिस्टेंस में पूछे तब भी कर सकते हैं, कि हमें 3 ओम में पूछा गया होता तो भी कर सकते थे कि ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल में जो करंट डिवाइड होता है रेजिस्टेंस के रिवर्स रेशियो में डिवाइड होता है, तो I1 रेशियो I2 विल बी 1/6 रेशियो 1/3, रेजिस्टेंस के रिवर्स रेशियो में होता है। सॉरी, ये I1 है तो ये 1/3 रेशियो 1/6। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीजर बना के 2:1। अगर मुझे I2 निकालना है, I2 विल बी 1 डिवाइड बाई टोटल इंटू में I टोटल इज़ 3, तो यहाँ चले गया 1 एम्पियर। तो इसमें से फ्लो होने लग गया 1 एम्पियर, यहाँ से 3 एम्पियर। अब हमें क्या करना था, हमें करंट तो निकाल लिया हमने, बैटरी में से कितना करंट फ्लो करता है 3 एम्पियर का, 3 में से 1 एम्पियर इसमें चले जाता है, 1 एम्पियर इसमें चले जाता है और 2 एम्पियर इसमें चले जाता है। सेकंड क्वेश्चन था कि फाइंड द चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर। तो इसके ऊपर चार्ज स्टोर करने के लिए तो हम मुझे क्या चाहिए, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ठीक है, अब देखो इसके अंदर करंट कितना गया, इस वाले सेक्शन में करंट गया 0, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 0। तो इन दो पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो इसके अक्रॉस, तो 0 हो गया, तो इन दोनों के अक्रॉस वही होगा जो इसके अक्रॉस होगा। तो हमें ये पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, मान लो V1 हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0, ये पॉइंट A मान लो और ये पॉइंट B। तो VAB विल बी, A से लेकर B तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जो इसमें करंट फ्लो करेगा और इसमें करंट फ्लो करेगा, तो करंट की हेल्प से हम क्या करेंगे, पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसमें ये करंट ऐसे जाके ऐसे आएगा, तो 6 एम्पियर में 6 ओम में से कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर, और इसमें फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर। तो पोटेंशियल देखो यहाँ पर ड्रॉप हुआ कितना, 3/1 या 1/3। अगेन यहाँ पर फिर से पोटेंशियल ड्रॉप हुआ 3/3, तो टोटल हो गया 10 वोल्ट। कि इसके अक्रॉस AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट, इसमें करंट कितना गया 0, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है सेम वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है, तो V1 इज इक्वल टू VAB विच इज़ इक्वल टू 10 वोल्ट। तो चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर विल बी CV1, Q कितना हो गया, C हो गया है 3, ये हो गया 10, ये हो गया 30 माइक्रो कूलम। AB के अक्रॉस वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो इस पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब इसमें इस वाले पार्ट में करंट कितना गया है, स्टेडी स्टेट पे इसमें करंट गया है 0, तो इसका और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो इस वाले पार्ट से इन दोनों के बीच में नेट पोटेंशियल डिफरेंस V1, इस वाले पार्ट से पोटेंशियल डिफरेंस निकाला करंट इंटू रेजिस्टेंस, फिर करंट इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है, सबको ऐड कर दिया, तो V1 हमारे पास आ गया। देन Q इक्वल टू CV1 से हमने चार्ज निकाल लिया। अभी तक हमने जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच वाली बात की और स्टेडी स्टेट वाली बात की। अब आते हैं ये बीच वाले टाइम पे, कि जब ये जनरल टाइम T पे पूछता है कि जब मैंने स्विच को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, ठीक है, ये स्टेडी स्टेट अचीव नहीं कर पाया अभी तक, तो इसके ऊपर कितना चार्ज स्टोर होगा हमें वो फाइंड आउट करना है। तो हमें बेसिकली करना है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर धीरे धीरे कैसे चार्ज होता है और किसी भी जनरल T टाइम पे उस पर कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा और सर्किट में से कितना करंट फ्लो कर जाएगा। तो देखो कि एट T इक्वल टू 0 हमारा जो सिस्टम है वो ऐसा है कि ये स्विच है अभी ओपन है और ये बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस और ये कैपेसिटर, और ये अनचार्ज कैपेसिटर है, अभी इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो T इक्वल टू 0 पे इस पर चार्ज कितना है, 0। अब क्या होगा कि जैसे ही मैंने ऐसे स्विच इसको बंद कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि धीरे धीरे करके चार्ज होने लगेगा, क्योंकि जैसे स्विच बंद कर देंगे क्या होगा कि यहाँ से चार्ज निकल के यहाँ फ्लो होगा ऐसे और फिर इधर स्टोर होने लग जाएगा। तो इस प्लेट के ऊपर कैसा चार्ज स्टोर होने लग जाएगा, पॉजिटिव, और इस पर नेगेटिव, ठीक है। टाइम के साथ ये चार्ज बढ़ते जाएगा अप टू स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट वाली बात हमने कर ली है।
तो देखो किसी भी जनरल टी टाइम पे हो क्या रहा होगा कि इसमें से लेट्स से कि क्यू चार्ज इसमें स्टोर हो चुका और छोटा सा डी क्यू चार्ज इसमें फ्लो करता है कि यहाँ से लेकर यहाँ इसमें कितना चार्ज फ्लो कर गया, डी क्यू चार्ज फ्लो कर गया छोटे से टाइम में इस वक्त। तो ये डी क्यू चार्ज फ्लो होने की वजह से इसमें करंट आने लगा। तो टी टाइम पे हुआ क्या, इसके ऊपर चार्ज क्यू और इस पर माइनस क्यू, तो इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा वी सी, क्योंकि धीरे धीरे चार्ज होने लग गया। ठीक है, तो वी सी की वैल्यू कितनी होगी कि इस पर चार्ज क्यू है, पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज क्यू है, कैपेसिटेंस सी है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्यू बाय सी। ठीक, करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, तो करंट रेजिस्टर में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये ऐसे गया, ये यहाँ पर ये पॉजिटिव प्लेट है तो प्लस, ये नेगेटिव प्लेट है तो माइनस, और ये बैटरी के पोलैरिटीज़ माइनस और प्लस। तो अब क्या है, टी टाइम पे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लूप लो लगाएंगे, किरचॉफ लूप लो या किरचॉफ वोल्टेज लो। ठीक है, तो इस लूप में अगर किरचॉफ लो लगाएं, ठीक है, तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक गया तो पोटेंशियल इंक्रीज़ हुआ ई से, तो प्लस ई। जब यहाँ से लेकर यहाँ गए तो पोटेंशियल प्लस से माइनस गए, तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। तो रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो ड्रॉप हुआ माइनस आई इंटू आर। फिर यहाँ से लेकर यहाँ गए तो पोटेंशियल फिर भी दोबारा से ड्रॉप हुआ, कितना ड्रॉप हुआ, वी सी, तो ये ड्रॉप हुआ तो माइनस, और ये वी सी शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। ये हो गया ई माइनस आई आर माइनस वी सी की हमने वैल्यू रख दी क्यू बाई सी विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, जो करंट है इसमें डी क्यू चार्ज फ्लो हुआ डी टी टाइम में, तो इसमें कितना करंट जनरेट हो जाएगा इस टाइम पे, डी क्यू बाई डी टी। तो करंट विल बी डी क्यू बाई डी टी। तो हमने आई को रख दिया है यहाँ पर कितना, डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, इस वाले टर्म को इधर ले गए, बाकी ये दोनों टर्म्स एक साथ रखे। तो इस वाले टर्म को आप इधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा आर डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ई माइनस क्यू बाई सी। यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया कि ये हो गया सी हो गया, तो ये ऊपर चले जाएगा सी ई, और ये जो आर है उसको नीचे डिवाइड कर दिया। फिर हमें तो क्या करना है, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। तो जो भी चार्ज सेम वेरिएबल है उसको हमने एक साइड रखा और जो बाकी दूसरे वेरिएबल्स थे उनको अलग रखा। तो सी ई बाई माइनस क्यू इसको हम यहाँ पर नीचे ले आए, डी टी को हम यहाँ ले गए, और फिर दोनों साइड हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। अब लिमिट हमने किस पे रखी कि जब टाइम t इक्वल टू ज़ीरो था, यहाँ पर ये टाइम की लिमिट है और यहाँ पर चार्ज पे लिमिट है। तो जब इनिशियल टाइम था t इक्वल टू ज़ीरो था तो कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर था, ज़ीरो। तो t इक्वल टू ज़ीरो पे चार्ज हो गया ज़ीरो, और किसी भी जनरल टाइम पे हमने कहा कि कैपेसिटर पे चार्ज हो गया QT। तो अब मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन कैसे होता है कि 1 बाय ax प्लस बी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है ln ax प्लस बी डिवाइड बाय ए। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा सही फॉर्मेट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये हो गया हमारा b, ये हो गया हमारा a हो गया -1। तो हमने जब इसको इंटीग्रेट किया तो ये कितना आया, ln, ये पूरा टर्म एज इट इज़, ax प्लस बी होता है तो ये पूरा टर्म एज इट इज़, और यहाँ पर इसको और इसको कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या है, -1, तो यहाँ चले गया -1 नीचे, तो मतलब यहाँ शो कर दिया। ठीक है, लिमिट लगा दी 0 से लेकर QT इज इक्वल टू 1 बाय आर सी, तो कॉन्स्टेंट था इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन t लिमिट 0 से t। अब हमने इसमें क्या किया, लिमिट्स पुट किए। पहले ये माइनस क्या हो गया, माइनस को तो हम यहाँ ले गए राइट हैंड साइड पे, तो ये वाला माइनस तो यहाँ चला गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसमें लिमिट पुट की, तो ये वाला माइनस यहाँ चले गया, इसको ऐसे कर दिया। इसमें लिमिट पुट करेंगे ln सी ई माइनस क्यू एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t माइनस ln सी ई माइनस क्यू की वैल्यू हो गई 0, तो ये तो हट गया। फिर ln सी ई, यहाँ राइट हैंड साइड क्या बचा, माइनस टी बाई आर सी, तो ln a माइनस ln b, ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a बाई बी। तो इसको मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ये इतना आ गया।
तो ये चीज़, ये क्वांटिटी आ गई थी ln CE माइनस QT बाई CE इज इक्वल टू माइनस T बाई RC। तो ln को अगर राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो ये एक्सपोनेंशियल हो जाएगा और ये सिंपल टर्म बन जाएगा। तो ln को इस साइड ले गए तो एक्सपोनेंशियल हो गया। तो ये हो गया यहाँ पर एक्सपोनेंशियल माइनस T बाई RC, और यहाँ पर ये वाला सिंपल क्वांटिटी बच गया। अब यहाँ पर CE से CE को डिवाइड कर दिया 1 माइनस QT बाई CE इज इक्वल टू E रेज़ टू पावर माइनस T बाई RC। इस वाले क्वांटिटी को इधर ले गए और ये वाले क्वांटिटी को इधर ले आए, तो यहाँ क्या बचा 1 माइनस ET बाई RC। जो CE नीचे था उसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्वांटिटी आ गई। तो ये आ गया हमारे पास कि चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, कि t टाइम पे कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा, CE 1 माइनस E के पावर माइनस T बाई RC, इतना चार्ज उसके ऊपर स्टोर हो जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा चार्ज भी चेंज होता जाएगा। सेकंड चीज़ थी हमारे पास, हमें निकालना था करंट। ये तो आ गया चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, हमें निकालना था करंट। तो करंट हमने कैसे डिफाइन किया था, dq बाई dt। ठीक है, तो जो भी चार्ज का फंक्शन है उसको आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो तो आपके पास करंट आ जाएगा। तो देखो कि इस पूरे को मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, तो d बाई dt ऑफ ये पूरे चार्ज का डिफ्रेंशिएशन। अब इसमें क्या है कि ये जो टर्म है, ठीक है, ये कांस्टेंट है और ये मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए वो डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ गया। अब डिफ्रेंशिएशन किसका बचा, सिर्फ और सिर्फ इस वाली क्वांटिटी का डिफ्रेंशिएशन बचा। ठीक है, 1 कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, ये माइनस एज इट इज़। अब मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो देखो यहाँ पर d बाई डी टी ऑफ ई की पावर अल्फ़ा टी। ठीक है, ई की पावर अल्फ़ा टी का डिफ्रेंशिएशन होता है ई की पावर अल्फ़ा टी इंटू अल्फ़ा, ये इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो हमने वही चीज़ हमने यहाँ यूज़ की है। तो ये माइनस तो ये इसका था, जो यहाँ पर माइनस था वो यहाँ यूज़ हुआ है, इसका मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये पूरा टर्म एज इट इज़ इनटू, इसमें अल्फ़ा क्या है -1 बाई RC, तो मैंने -1 बाई RC को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका ये डिफ्रेंशिएशन पार्ट है, उसी को हमने यूज़ किया है यहाँ पे। माइनस माइनस प्लस हो गए, यहाँ देखो तो मैंने ये माइनस से माइनस हटा के प्लस कर दिया, 0 तो हट गया। ये फिर हमने C से C कट कर दिया, तो यहाँ क्वांटिटी क्या बचा E बाई R, और यहाँ क्या बचा E के पावर माइनस T बाई RC। तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी हमने फाइंड आउट कर लिया। बेसिकली हमने क्या किया, जो भी हमारे पास चार्ज आया हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट में जो भी मैथमेटिक्स यूज़ होती है हमने वो चीज़ कर ली। तो हमारे पास आ गया करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इट इज़ करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर एट एनी टाइम t। ये जो करंट है ये कैपेसिटर में से फ्लो करने वाला करंट है, ये बैटरी या किसी रेजिस्टेंस में से फ्लो करने वाला करंट नहीं है। ये कैपेसिटर में टी टाइम पे कितना करंट फ्लो करेगा, और ये जो चार्ज है ये कैपेसिटर पर कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा टी टाइम में। ठीक है, तो ये हो गया धीरे धीरे कि जो कैपेसिटर है वो धीरे धीरे करके चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो हमने इसका भी डेरिवेशन पार्ट किया कि चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाला, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाला। ओवरऑल अगर कहानी देखें तो ये कुछ ऐसे है कि एक कैपेसिटर है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और उसके साथ बैटरी लगाई, बैटरी इसको चार्ज करने का काम करेगी। तो किसी भी टाइम t पे इस पे चार्ज होगा Q और इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो होगा IT। ठीक है, तो उसके हमने दोनों फॉर्मूलेज हमने डेराइव किए। अगर मैं यही चीज़, अगर यही सर्किट दिया होता और अभी तक जो भी हमने 3 फेजेस पढ़े उसके बारे में बात करते, तो टाइम t=0 पे अगर मैं बात करता तो कैपेसिटर को क्या करते, प्लेन वायर से रिप्लेस करते। तो मैंने इसको प्लेन वायर से रिप्लेस कर दिया। तो अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर कितना करंट बहने लगेगा, ये तो सिंपल एक बैटरी है और रेजिस्टेंस है, तो इसमें करंट I0 बहने लगेगा। तो करंट यहाँ पर एक्चुअली ये प्लेन वायर है जो कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ जो करंट फ्लो करेगा वो कितना होगा, वो I0 ही होगा। तो इसमें करंट कितना फ्लो कर गया, E बाई R। ठीक है, इस वक्त टाइम t=0 पे कैपेसिटर कैसा है, बिल्कुल फुल्ली अनचार्ज कैपेसिटर है, तो कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा, 0 चार्ज स्टोर रहेगा, तभी तो वो चार्ज को स्टोर करने की कोशिश करेगा। अच्छा, अगर हम सेकंड फेज़ की बात करें कि t=इन्फिनिटी की बात करें, तो t=इन्फिनिटी पे ये पूरा फुल्ली चार्ज हो गया, तो ये करंट को फ्लो करना बंद कर देगा। तो इसको हटा के कैसे बिहेव करवाना है, इसको ओपन वायर की तरह। तो कैपेसिटर विल एक्ट एज ए ओपन वायर।
तो हमने ये कैपेसिटर हटा दिया तो ये ओपन वायर। अब ये पूरा सर्किट कैसा था, ये पूरा सर्किट ओपन है, तो यहाँ से जो भी करंट जाएगा वो कितना जाएगा, ज़ीरो जाएगा ओपन सर्किट होने की वजह से। मुझे निकालना है कि इसके अंदर कितना चार्ज स्टोर हो गया स्टेडी स्टेट पे। तो देखो ये कैपेसिटर है, तो इसके अक्रॉस मुझे क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल ज़ीरो, हम नोडल एनालिसिस यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, हायर पोटेंशियल है तो ई हो जाएगा। यहाँ करंट गया ज़ीरो, तो इसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो जो पोटेंशियल यहाँ है वही सेम पोटेंशियल यहाँ है, क्योंकि यहाँ से करंट कितना गया, ज़ीरो। यहाँ पोटेंशियल ई, ये वाला पोटेंशियल भी ई और ये वाला पोटेंशियल भी ई, ये ज़ीरो तो ये ज़ीरो, ये ज़ीरो। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, ई माइनस ज़ीरो ई। इसका कैपेसिटेंस हो गया सी, तो इस पर चार्ज स्टोर हो जाएगा Q इजिकल टू सी इंटू ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो VC पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, VC की वैल्यू है E, तो चार्ज स्टोर विल बी CE। इसको मैंने मैक्सिमम इसलिए बोला है क्योंकि स्टेडी स्टेट पे इससे ज़्यादा इसके ऊपर चार्ज स्टोर नहीं हो सकता। तो ये जो भी मैक्सिमम चार्ज स्टोर है इस कैपेसिटेंस पे जो हो सकता है, इसके बाद जैसे ये कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा तो ये करंट को फ्लो होना बंद कर देता है। ठीक है, जो तीसरा हमारा फेज था किसी भी जनरल टाइम पे, तो हमने क्या निकाला इसके अंदर कि सिर्फ एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी है, तो Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आता है CE 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई RC। ठीक, CE तो हमने ये देखा कि जो चार्ज स्टोर्ड है कैपेसिटर पे ये इसका मैक्सिमम चार्ज है, तो मैं CE को क्या बोल सकता हूँ, Q मैक्स। ठीक है, और RC जो है उसको मैंने एक नया टर्म बोल दिया, जिसको क्या कह दिया हमने, टाइम कांस्टेंट टाउ, विच इज़ इक्वल टू RC। ठीक है, तो मैंने RC को टाइम कांस्टेंट टाउ से रिप्रेजेंट किया। तो ये वाला जो इक्वेशन है उसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू Q मैक्स 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ, जिसमें टाउ का वैल्यू कितना है RC, Q मैक्स कितना है C इंटू ई। ये रिप्रेजेंट करता है चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम, टी टाइम पे कितना इस पे चार्ज स्टोर हो जाएगा। ये Q मैक्स क्या है, Q मैक्स इज़ द चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट, तो जो भी मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो सकता है वो है ये। सिमिलरली अगर हम करंट की बात करें, t इजिकल टू ज़ीरो पे करंट फ्लो करता है E बाई आर, t इजिकल टू इन्फिनिटी पे करंट फ्लो करता है ज़ीरो। तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जो हमारे पास आ गया था वो कितना आया था, IT इजिकल टू E बाई आर ई की पावर माइनस टी बाई RC। तो चलो इसको भी हम दूसरे फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो करंट का फंक्शन आ गया था वो ऐसा आया था, E बाई आर था कि टाइम t इजिकल टू ज़ीरो पे जो करंट फ्लो कर रहा था, तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, I नोट से। ठीक है, और ये पूरा फंक्शन एज इट इज़, RC को क्या बोल दिया, टाइम कांस्टेंट टाउ। तो जो हमारे पास जो फंक्शन बना वो ये बना, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम विल बी I नोट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, जिसमें I नोट इज़ द करंट थ्रू कैपेसिटर एट t इजिकल टू ज़ीरो, कि ये जो वो करंट है जो t इजिकल टू ज़ीरो पे फ्लो होता है, ये t इजिकल टू टी पे फ्लो हो रहा होगा, किस में से, कैपेसिटर में से, बैटरी में से नहीं है, ये कैपेसिटर के थ्रू करंट है। तो हमने इसमें चार्ज का इक्वेशन निकाला और करंट का इक्वेशन निकाला। इनको हम यूज़ करना सीख रहे हैं कि एक सिंपल कैपेसिटर है, एक रजिस्टर है और इसके साथ ये बैटरी लगी हुई है, और यहाँ पे जो स्विच था उसको हमने बंद कर दिया। ठीक है, तो इक्वेशंस के हिसाब से देखते हैं कि जो भी फॉर्मेट आएगा वो ठीक है कि नहीं है। कि हमने देखा कि चार्ज का जो फंक्शन आता था तो QT इजिकल टू CE 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, वेयर टाउ इज़ RC। तो टाइम t इजिकल टू ज़ीरो पे हम इसके ऊपर चार्ज निकालते हैं, तो इसमें इस वाले पूरे इक्वेशन में t को कितना रखोगे, ज़ीरो रखोगे। ठीक है, तो हमने ज़ीरो रखा तो ज़ीरो बाई टाउ ज़ीरो बना, और ये माइनस साइन के साथ e की पावर ज़ीरो इज़ 1 और e की पावर माइनस ज़ीरो इज़ ऑल्सो 1। ठीक, तो मैंने इस पूरे इक्वेशन को क्या बोल सकते हो, इस पूरे टर्म को बोल सकते हो 1 आ गया ये। ठीक है, e की पावर ज़ीरो इज़ 1। तो चार्ज एट टाइम t इजिकल टू ज़ीरो विल बी CE 1 माइनस 1 ज़ीरो, तो चार्ज कितना आ गया, ज़ीरो। तो t इजिकल टू ज़ीरो पे जैसे ही स्विच बंद किया इसके अंदर कितना चार्ज स्टोर हो गया, ज़ीरो। वो तो ठीक है, पहले भी था क्योंकि अनचार्ज कैपेसिटर है। अच्छा, इन्फानाइट टाइम पे इसके ऊपर चार्ज मैक्सिमम होना चाहिए। चेक करके देखते हैं कि इस पूरे इक्वेशन में
कि t इजकल टू इन्फिनिटी में तो इसको टाइम कितना रखोगे, इन्फानाइट रखोगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, इन्फानाइट। तो e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस की वजह से ये नीचे चले जाएगा, तो e की पावर इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी। ठीक है, ये वाला टर्म जो है बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये इसको पूरे को क्या बोलते थे, इन्फिनिटी बोलते थे। एक्चुअली e की पावर 1 ये होता है 2.7। ठीक है, अगर मैं इसमें पूछूं कि e की पावर इन्फिनिटी मतलब 2.7 की पावर इन्फिनिटी, तो पूरा का पूरा टर्म बहुत बड़ा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इन्फानाइट, क्योंकि 1/इन्फानाइट कितना हो गया, 0। तो e की पावर 0 1 होता है और e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। तो यहाँ पर ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0, 1 माइनस 0 इज़ 1, तो विच इज़ सी ई। तो टाइम t इजकल टू इन्फिनिटी पे कितना चार्ज स्टोर हो गया, सी ई, जो इसका मैक्सिमम चार्ज है। अब वो किसी भी टाइम पे पूछ सकता है, जैसे इसने पूछा कि चार्ज स्टोर्ड इन वन टाइम कांस्टेंट, कि एक टाइम कांस्टेंट पे कितना चार्ज आ जाए, तो ये वन टाइम कांस्टेंट का मतलब हो गया टाइम की वैल्यू कितना हो गया, टाउ हो गया। ठीक है, तो इतने टाइम में कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा, तो q एट टाइम t इजकल टू टाउ, इस इक्वेशन में t को टाउ रखोगे, सी ई 1 माइनस ई की पावर माइनस टाउ बाय टाउ, सी ई 1 माइनस ई की पावर, टाउ से टाउ कट गया बचा -1, तो सी ई 1 माइनस 1 बाई ई। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी होती है, ई होता है, ई की पावर 1 होता है 2.7, ई की पावर -1 मतलब 2.7 की पावर -1, 1/2.7, इसकी वैल्यू होती है 0.37। तो अगर मैं चार्ज लिखूं q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, सॉरी टाउ टाइम पे, तो ये पूरा कितना हो गया, ये 1/e कितना हो गया, 0.37, तो सी ई 1 माइनस 0.37, तो चार्ज कितना स्टोर हो गया है, ये हो गया 0.63। तो एक टाइम कांस्टेंट पे कितना चार्ज स्टोर हो गया, 0.63। ऐसे अगर हमसे पूछा जाता कि भाई करंट बताओ, करंट इन कैपेसिटर आफ्टर 1 टाइम कांस्टेंट, हमसे करंट पूछा गया होता, तो करंट का भी इक्वेशन हमें पता है कि I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम विल बी I नॉट। ठीक है, e की पावर माइनस टी बाई टाउ, तो I टाइम को टाउ रखोगे तो ये आ जाएगा I नॉट, e की पावर माइनस टाउ बाई टाउ, ये पूरा हो गया 1, तो ये बचा I नॉट e की पावर -1, या इसको ऐसे लिख सकते हो I नॉट बाई ई। ठीक है, तो 1/e 0.37 होता है, तो ये जो भी करंट आएगा एक टाइम कांस्टेंट के बाद जो करंट बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 0.37 आई नॉट। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.37 आई नॉट होता है ई बाई आर। तो जैसे जैसे आपसे डिफरेंट टाइम पे पूछा जाए कि चार्ज या करंट, तो आपको बस वो वैल्यूज़ पुट करनी है। आपको चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम याद होना चाहिए और करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम याद होना चाहिए। अब हम इसमें निकालते हैं वेरिएशन कि ठीक है, हम डिफरेंट टाइम पे चार्ज और करंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड। अब हमें फाइंड करना है इसका वेरिएशन कैसा है, कि चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। इसमें देखो t इजकल टू 0 पे चार्ज था 0, t इजकल टू इन्फिनिटी पे चार्ज मैक्सिमम स्टोर हो गया, मतलब चार्ज क्या है, टाइम के साथ इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो उसका जो ग्राफ आता है वो ऐसे है कि चार्ज स्टोर्ड वर्सेस टाइम। इसका जो ग्राफ है ये कि जब टाइम 0 भी था तो चार्ज भी 0 स्टोर था, और जब टाइम इन्फाइनाइट हो गया तो चार्ज मैक्सिमम हो गया। तो चार्ज ऐसे करके इंक्रीज़ होता हुआ जा रहा है। ठीक है, ऐसे करके चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। जब एक टाइम कांस्टेंट बीत गया तो चार्ज कितना स्टोर हो गया, 0.63 CE मैक्सिमम चार्ज है। तो मैक्सिमम चार्ज का 0.63 टाइम्स ये स्टोर हो गया। तो ऐसे 2 टाइम कांस्टेंट पे कितना आ जाएगा, उसके तरीके से निकाल सकते हो। इसके अंदर 2 टाउ रख देंगे, ऐसे 3 टाउ 4 टाउ। टाइम t इजकल टू इन्फिनिटी पे कितना चार्ज स्टोर हो गया, मैक्सिमम Q मैक्स। तो ये इसका ग्राफ है कि चार्ज इंक्रीज़ होते हुआ जाएगा और एक टाइम कांस्टेंट में 0.63 Q मैक्स चार्ज स्टोर हो जाएगा, और इन्फाइनाइट टाइम पे मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो जाएगा। ऐसे अगर करंट का ग्राफ बनाओ
तो t इजिकल टू 0 पे जैसे ही स्विच बंद करते हैं तो उसमें करंट उस टाइम पे बहता है, और जब इन्फानाइट टाइम बीत जाता है तो करंट ज़ीरो हो जाता है। तो करंट क्या है, डिक्रीज़ करेगा टाइम के साथ। तो आई नोट मैक्सिमम करंट से लेकर ज़ीरो करंट तक पहुंच जाएगा इन्फानाइट टाइम में। तो एक टाइम कांस्टेंट में कितना करंट बच जाता है, 0.37 आई नोट। तो ठीक है, ये आ गया इसका इनिशियल टाइम आई नोट। एक टाइम कांस्टेंट में करंट चले गया, बच गया 0.37 आई नोट। ऐसे करके डिफरेंट टाइम में करंट निकाल सकते हो। टाइम कांस्टेंट की इतनी अहमियत क्यों है? देखो, टाइम कांस्टेंट आपको क्या क्या चीज़ें बताता है। एक टाइम कांस्टेंट में जब एक टाइम कांस्टेंट बीत जाता है तो उतने टाइम में कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 63% चार्ज हो जाता है। कि इसका मैक्सिमम चार्ज है क्यू मैक्स, तो एक टाइम कांस्टेंट में 63% क्यू मैक्स चार्ज स्टोर हो गया। तो कैपेसिटर गेट्स चार्ज्ड अप टू 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अगर करंट की बात करें तो t इजिकल टू 0 में करंट था आई नोट, और जब एक टाइम कांस्टेंट बीत गया तो करंट कितना आया, 0.37 आई नोट। मतलब अपने मैक्सिमम वैल्यू का 37% करंट बच जाता है। तो इन ए वन टाइम कांस्टेंट करंट गेट रिड्यूस्ड अप टू 37% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, कि जितनी भी इसकी इनिशियल वैल्यू होगी उसका 37% करंट बच जाएगा, रिड्यूस्ड अप टू 37%। या इसको डिफरेंट में ये भी बोल सकते हैं कि डिक्रीज़ कितना कर गया, 63% डिक्रीज़ कर गया। तो करंट गेट रिड्यूस्ड बाय 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो आप 63% वाला कॉन्सेप्ट याद रखो कि अगर जो चीज़ स्टोर होनी होगी एक टाइम कांस्टेंट में 63% स्टोर हो जाएगी, और कोई चीज़ ख़त्म होनी होगी तो एक टाइम कांस्टेंट में 63% ख़त्म हो जाएगी, दो बचेगी 37%। जैसे मान लो हमारे पास दो सर्किट हैं, ठीक है, सब दोनों का टाइम कांस्टेंट डिफरेंट है, लेकिन दोनों पे जो सर्किट है, जो दोनों में जो कैपेसिटर लगाया हुआ है उसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज जो स्टोर हो सकता है वो सेम है। तो ऐसे मानो एक टाइम कांस्टेंट है 1 सेकेंड और एक टाइम कांस्टेंट है 4 सेकेंड। तो 1 सेकेंड वाला कहता है कि 63% चार्ज होने में 1 सेकेंड लगेगी, और 4 सेकेंड वाला टाइम कांस्टेंट कहता है कि इसको 63% चार्ज होने में 4 सेकेंड लगेगी। तो जल्दी जल्दी कैपेसिटर किस में चार्ज हुआ, 1 सेकेंड वाले में, कि इसको 63% चार्ज होने में 1 सेकेंड लगी, उसको 63% चार्ज होने में 4 सेकेंड लगी। तो कैपेसिटर जल्दी जल्दी चार्ज कब होता है, जब टाइम कांस्टेंट कम होता है। इसीलिए जो टाइम कांस्टेंट है वो हमें रेट ऑफ चार्जिंग के बारे में बताता है कि कैपेसिटर जल्दी जल्दी चार्ज हो रहा है या स्लो चार्ज हो रहा है। जितना ज़्यादा टाइम कांस्टेंट होगा कैपेसिटर उतना ही स्लोली चार्ज होता हुआ जाएगा। तो हम चाहते हैं कैपेसिटर जल्दी से चार्ज हो जाए, तो उसका टाइम कांस्टेंट बहुत कम रखा जाता है। इसलिए लार्जर द टाइम कांस्टेंट कैपेसिटर इज चार्जिंग स्लोली। तो टाइम कांस्टेंट कम रखो ताकि कैपेसिटर बहुत जल्दी से चार्ज हो जाए। जैसे ही बैटरी लगाओ, ठीक है, विद इन सम टाइम वो चार्ज हो जाए। ठीक है, अब देखो इसमें जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे हैं कि इससे पहले वाले जो भी क्वेश्चन देखे तो उसमें ये था कि हमें टाइम बता देता है कि 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 2 टाइम कांस्टेंट, 4 टाइम कांस्टेंट, इन पे चार्ज बताओ, करंट बताओ। मतलब आपको टाइम पता है और आपको चार्ज और करंट निकालने होते हैं। अब आपसे उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जैसे इसमें यह है कि जो स्विच है उसको t इक्वल टू 0 पे मैंने बंद कर दिया तो ये चार्ज होने लगेगा। तो इसने पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय कैपेसिटर टू स्टोर हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम चार्ज। जो भी इसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो सकता था उसका आधा चार्ज स्टोर होना है, तो कितना टाइम लगेगा। तो हमें तो चार्ज का जो इक्वेशन है वो क्या है, Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज़ क्यू मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, वेयर टाउ इज़ RC। तो हम टाउ के टर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, ये कहता है जो चार्ज है वो मैक्सिमम चार्ज का आधा हो जाए। तो Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये कितना हो जाए, Q मैक्स बाय 2। तो इसको इसके अंदर पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा Q मैक्स बाय 2 इज इक्वल टू Q मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। Q मैक्स से Q मैक्स कट गया तो ये वाला क्वांटिटी बचा हाफ इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। इस टर्म को इधर ले जाओ, हाफ को इधर ले जाओ, तो ई की पावर माइनस टी बाई टाउ विल बी 1 माइनस 1 बाई 2। तो ये कितना बचा 1 बाई 2। ठीक है,
इसको रिवर्स करके लिख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, ई की पावर टी बाई टाउ विल बी, इसका रिवर्स हो जाएगा। जब मैंने इसका रिवर्स कर दिया तो इसका भी रिवर्स हो गया 2। तो इसको यहाँ लिखेंगे ई की पावर टी बाई टाउ विल बी 2। अब मुझे टाइम निकालना है, तो एक्सपोनेंशियल को सोल्व करने के लिए क्या करते हो, आप नेचुरल लॉग लेते हो दोनों साइड, ठीक है। टेक ln ऑन बोथ साइड्स, तो आप इसमें नेचुरल लॉग लोगे ln ई की पावर टी बाई टाउ इज इक्वल टू ln 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज़ होगी वो क्या है कि ln ई की पावर अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल लॉग के अन बेस में भी ई होता है, तो सेम बेस और सेम कंपोनेंट होता है, तो वो कितना हो जाता है 1 और पावर बाहर आ जाती है, तो ये कितना क्वांटिटी बचता है अल्फ़ा, तो ये इसकी आइडेंटिटी है। तो देखो ln ई, ये पूरा अल्फ़ा हो गया तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा कितना, टी बाई टाउ इज इक्वल टू ln 2। तो टाइम कितना आ गया, टाउ को इधर ले गए, टाउ ln 2, ln 2 इज़ 0.693, तो जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0.693 टाउ। अगर आरसी के टर्म में लिखना हो तो 0.693 आरसी, तो इतना टाइम लगेगा चार्ज को आधा होने में। ऐसे और डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि चार्ज को 1/4 होने में कितना टाइम लगेगा, ऐसी करंट को मैक्सिमम वैल्यू का 1/3 होने में कितना टाइम लगेगा। तो आप उसकी मैथमेटिक्स ऐसे ही सोल्व करते हो कि आप जब भी एक्सपोनेंशियल आ जाता है तो आप क्या करते हो, नेचुरल लॉग लेते हो, फिर लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाते हो। जैसे इसमें अगर न्यूमेरिकल वैल्यू सोल्व करें कि इसी क्वेश्चन में हमने आर को बोल दिया 1000 है, कैपेसिटेंस को बोल दिया 2000 माइक्रोफेराड, और जो बैटरी हमने लगाया 100 वोल्ट का। तो उसने 2 क्वेश्चन पूछे, उसने कहा कि चार्ज एज ए चार्ज बताओ 0.5 सेकंड पे और करंट बताओ 1 सेकंड पे। तो सबसे पहले इसमें जो भी हमारे पास जो चार्ज का इक्वेशन आता है वो ये आता है, तो उसमें क्यू मैक्स हम लिख लेते हैं। तो क्यू मैक्स कितना होता है, क्यू मैक्स होता है सी ई, तो ये हो गया 2000, ठीक है, इसको माइक्रो में रहने दो, इनटू ई कितना हो गया 100, तो ये हो जाएगा या ऐसा कर लो कि इसको भी माइक्रो से हटाओ, ये लो, इसको कूलम में लिख लेते हैं। तो जो क्यू मैक्स आएगा वो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 2, तो 0.2 कूलम, कि इसके ऊपर मैक्सिमम चार्ज 0.2 कूलम स्टोर। टाइम कांस्टेंट निकाल लेते हैं, टाउ टाइम कांस्टेंट आर सी, तो आर हो गया 1000, सी हो गया 2000, माइक्रो तो करें तो 10 की पावर -6, तो 1 2 3 4 5 6 से 6 कट गया तो ये बचा 2 सेकंड, तो इसका टाइम कांस्टेंट हो गया 2 सेकंड। इसका मतलब है 2 सेकंड बीतने के बाद, जब ये 2 सेकंड बीत जाएगा तो जो इसके ऊपर चार्ज होगा अपने मैक्सिमम का 63% हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ जाती है। अब हमें निकालना है t इक्वल टू 0.5 सेकंड पे चार्ज, तो इक्वेशन हमारे पास ये होता है कि चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम विल बी क्यू मैक्स 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो मुझे चार्ज निकालना है कि जब टाइम कितना है 0.5 सेकंड, तो ये आ गया क्यू मैक्स को हम रख सकते हैं 0.2, 1 माइनस ई की पावर माइनस 0.5 बाई 2, तो ये आ गया 0.2, 1 माइनस ई की पावर 0.5 बाई 2 माइनस 0.25, ठीक। अब ई की पावर माइनस 0.25, तो इसमें ये हो गया 0.2, 1 माइनस, इसको नीचे लेके जाएंगे तो 1 बाई ई की पावर 0.25, 0.2, 1 माइनस 1 बाई ई की पावर 0.25 होता है 1.28, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि 2.7 की पावर 0.25, तो ये कितना होता है, ये 1.28 होता है। तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2, 1 माइनस 0.78, तो ये बच जाएगा 0.22 इंटू 0.2, 0.044 कूलम।
तो ये आ जाएगा आपका चार्ज एट टाइम t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। अगर मुझे ऐसे करंट निकालना हो 1 सेकेंड पे, तो करंट आई नोट कितना होता है, ई बाय आर। ई हो गया 100, आर हो गया 1000, तो ये तो बन गया 0.1। तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम विल बी आई नोट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, करंट विल बी 0.1 1 माइनस ई की पावर 1/2, माइनस 1/2, तो हो जाएगा आई 0.1 1 माइनस 1/e की पावर 1/2। तो आई इज इक्वल टू 0.1 1 माइनस ई की पावर 1/2 1.65, आई विल बी 0.1 1 माइनस 0.61, करंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.39 इंटू 0.1, 0.039 एम्पीयर। तो आपसे जनरली किसी भी टाइम पे चार्ज और करंट पूछ सकता है, ठीक है। आपको उल्टे क्वेश्चंस पूछ सकता है कि चार्ज 1/4 करंट 1/2, तो बताओ कितना टाइम बीत गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं, ये इसका बेसिक मैथमेटिक्स वाला पार्ट है।